वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके 12th क्लास में भी होता है, बीबीए बीकॉम में भी होता है, और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं वहाँ से कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो कंपनी अकाउंट में क्या होता है, इसमें कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपनी कैसे अपने शेयर्स को इशू करती है, कैसे उसका फॉरफिट होता है और कैसे उसको वापस री इशू किए जाते हैं, ये सभी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो कंपनी अकाउंट पढ़ने से पहले हम कंपनी का मतलब समझ लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी एक यहाँ मैंने लिखा है, एक कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट। तो कंपनी किसको कहते हैं? तो कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, या फिर उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 वाला, उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी। तो कंपनी के यहाँ कुछ फीचर लिखे हैं मैंने, है ना। तो कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब क्या होता है? नकली, है ना। आर्टिफिशियल मतलब अपन बोलते हैं ना गोल्ड आर्टिफिशियल है या रियल है। तो आर्टिफिशियल मतलब होता है नकली, जिसका कोई मतलब जो दिखता नहीं है इंसान, इनविजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है और एग्जिस्ट करता है किसके? ओनली आई ऑफ द लॉ, कानून की नज़रों में ही एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो कंपनी तुम ऐसे ढूंढने लग जाओ, कंपनी मतलब ऐसे पर्सन को ढूंढने लग जाओ तो नहीं मिलेगी। कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि ये इसके मेंबर्स से अलग होती है। कंपनी के बारे में ऐसा कहा भी जाता है, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। सेपरेट लीगल एंटिटी यही बोलता है कि जो कंपनी होती है और कंपनी के मेंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग की स्टार्ट किया था जब, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट भी हमें यही बताता है कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। उसी तरह से कंपनी के केस में भी ऐसे ही होता है कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड भी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेप्ट को रीपे कर सके, तो कम पार्टनरशिप फर्म के पास ये राइट होता है कि पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट से भी वह ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पर कंपनी के केस में लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड ही होती है। वो तो फेस वैल्यू जितना भी फेस शेयर का जितना भी फेस वैल्यू होगा वहाँ तक ही मेंबर की लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल लाइफ। का मतलब क्या होता है? कंपनी जो होगी वो चलती रहेगी, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक है, अगर उनकी कभी मतलब जैसे पहले धीरू भाई अंबानी थे, उसके बाद मुकेश अंबानी बने, तो कम किसी की डेथ हो जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। मतलब अगर मुकेश अंबानी की भी अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल हेयर है वो उस कंपनी को संभालेंगे। तो परपेचुअल लाइफ का मतलब होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट होता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है सिग्नेचर, कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। और नेक्स्ट है मैं स्यू और बी शूड। कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। स्यू मतलब केस करना, और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सारे फीचर्स हो गए कंपनी के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। तो काइंड्स ऑफ कंपनी के अंदर दो तरह की कंपनी होती है। दो तरह से कंपनी को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के बेस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर फर्स्ट है।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर्स खरीदेंगे उतने तक ही वो लायबल रहेंगे, उसके बाद वो लायबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। जो भी फेस वैल्यू होगी शेयर्स की, वहाँ तक ही मेंबर की लायबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसके अंदर मेंबर्स जो होता है वो पर्टिकुलर अमाउंट देने की गारंटी देता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो वो इतना अमाउंट दे देगा। यहाँ पे यही लिखा है कि मेंबर्स लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू ए स्पेसिफाइड अमाउंट विच दे अग्री टू कंट्रीब्यूट इफ़ द कंपनी इज़ वाउंड अप। अगर कंपनी कभी वाउंड अप हुई तो उस केस में ही ये स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसा होता नहीं है वैसे, इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी का कोई कंसेप्ट है नहीं है अभी, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर। इसके अंदर 3 होती है, पब्लिक कंपनी, सेकंड है प्राइवेट कंपनी, थर्ड है 1 पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसका अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, जो कि एक पर्सन की होती है ना, उसमें एक ही पर्सन होता है। फॉर्म्ड बाय सिंगल पर्सन द्वारा बनाई जाती है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और शुड एंड विथ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसके नाम के बाद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पेड अप शेयर, आई होप आपको विजिबल होगा ये। हाँ, तो इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ लिया है ओपीसी के बारे में, 1 पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, तो ए पब्लिक कंपनी इज़ द वन दैट इज़ रजिस्टर्ड इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है, कहाँ पे, शेयर मार्केट में। और प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो पब्लिक कंपनी के केस में 7 जो होते हैं, 7 मेंबर मिनिमम होते हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी के केस में अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी रख सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में 200 होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस को इशू करना नेसेसरी होता है। यहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशू टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर ऑफ द कंपनी। किसी भी मतलब जब हम पब्लिक को इनवाइट करेंगे तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी होता है पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसी कोई नीड नहीं है। नेम ऑफ द कंपनी, तो जब भी पब्लिक कंपनी होगा तो उसके पीछे लिमिटेड लगा होगा। द वर्ड लिमिटेड इज़ यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इज इशूड एज ए पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कितनी तरह की कैपिटल होती है। इसको मैंने डायग्राम में बना रखा है, देखो। हाँ, तो सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, पर ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड है ना, जितना मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में कुछ
कुछ जो होता है वो कंपनी द्वारा इशू किया जाता है किसको, पब्लिक को, और कुछ पार्ट अनइशूड रह जाता है। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना भी पार्ट कंपनी इशू कर देती है उसको बोलते हैं इशूड कंपनी कैपिटल, और जितना पार्ट इशूड नहीं किया उसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। ठीक है, अब इशूड कैपिटल के अंदर है सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब है कि जनता ने जो ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, और अनसब्सक्राइब मतलब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो जनता ने नहीं लिया है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कुछ होती है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इनको हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि ये सब क्या होती है, कौन कौन सी कैपिटल। तो देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी रेज ड्यूरिंग द लाइफ। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब वो होता है कि मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कि एक कंपनी द्वारा रेज की जाती है ड्यूरिंग हिज लाइफ। ठीक है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज बाय द रिजोल्यूशन। इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है रिजोल्यूशन पास करके। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, बस ये याद रखना। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट एक्चुअली इशूड। तो इशू पार पे भी किया जा सकता है और प्रीमियम पे भी किया जा सकता है। डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनइशूड मतलब क्या होता है, अनइशूड कैपिटल दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कि पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता, वो होता है अनइशूड कैपिटल। अब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जो इशू की जाती है, इशू में से जितना भी पार्ट पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, ये कई बार ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, कई बार अंडर सब्सक्रिप्शन होता है और कई बार फुली सब्सक्रिप्शन भी होता है। तो ये क्या होती है टर्म, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुली सब्सक्रिप्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कुछ छोटे छोटे सब पॉइंट है वो आप पढ़ लेते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मांग चुकी है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, कॉल्ड मतलब जितना कंपनी ने मांग लिया है, कॉल कर लिया है। ठीक है, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, जितना कंपनी ने मांगा है और कितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। तो इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच एक्चुअली रिसीव। मान लो कंपनी ने 10 रुपये मंगा लिए लेकिन शेयर होल्डर ने 8 रुपये ही पे किए हैं। 10 रुपये मंगा लिए हैं और शेयर होल्डर ने 8 रुपये ही पे किए, तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, 8 रुपये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर ने इतना ही पे किया। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है, अनकॉल्ड अप है। मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है उसमें से 8 रुपये ही कंपनी ने मांगे और 2 रुपये अभी तक नहीं मांगे, तो अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब होता है रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी रिजर्व रखती है, वाइंडिंग अप के समय मंगाती है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये हमारा यही है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मैं बात करती हूँ पेड अप कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, पेड अप कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, कॉल्ड अप मान लो कंपनी ने 10 रुपये मंगा लिए, ठीक है, पूरे मंगा लिए फेस वैल्यू के। कॉल्स इन एरियर जिसमें से 2 रुपये शेयर होल्डर ने पे नहीं की, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस।
कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब जो कंपनी ने मांग लिया है उसके बावजूद भी मेंबर्स ने उसे पे नहीं किया तो वो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? जो कंपनी ने मांगा भी नहीं है वो भी शेयर होल्डर ने दे दिया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी द्वारा मंगा लिया गया है बट अभी तक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। यहाँ मैंने लिखा है मांगा फिर भी नहीं दिया है, नहीं मिला है। और कॉल्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर बट नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ये वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है लेकिन कंपनी ने अभी तक नहीं मंगवाया। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर बट नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो हिंदी में मैंने लिखा है मांगा ही नहीं फिर भी मिल गया है। ठीक है, ये नेचर क्या होता है? तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी के हिसाब से ये एसेट हो जाएगी क्योंकि कॉल्स इन एरियर का पैसा उसको अभी मिलेगा, इस वजह से एसेट है। और कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है क्योंकि शेयर होल्डर पहले से ही कॉल दे चुका है तो कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी रहती है कि उसको शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट तो चार्ज फ्रॉम शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने कंपनी ने मांग लिया पर शेयर होल्डर ने दिया नहीं तो शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लिया जाएगा 10% की रेट से। ठीक है, और ये डिफाइंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और इसके अंदर कॉल इन एडवांस क्योंकि हमने पहले से ही दे दिया, कंपनी ने मांगा नहीं उसके बाद भी, तो कंपनी को पे करना पड़ेगा 12% की रेट से इंटरेस्ट। ठीक है, डिस्क्लोज कहाँ किया जाता है? क्लब्ड अंडर शेयर होल्डर्स फंड, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, अंडर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखाया जाता है। और कॉल इन एडवांस जो होता है वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ मैंने सब एक पेज पे लिख दिए, अब मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो कितनी मिनिमम अमाउंट मिलनी चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% ऑफ फेस वैल्यू, जो हम एप्लीकेशन पर मनी रिसीव करते हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% होनी चाहिए। जो भी हमारा फेस वैल्यू होगा उसका 5% हमें मिलना चाहिए। और सेबी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमें 25% ऑफ इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? जब आप उसको प्रीमियम पे इशू करोगे या डिस्काउंट पे दोगे, तो जो अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो फेस वैल्यू मान लो अपनी 10 है और प्रीमियम पे इशू किया 2 रुपये, तो जो इशू प्राइस हो जाएगी वो 12 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो सेबी के अकॉर्डिंग 25% ऑफ इशू प्राइस आना चाहिए एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए। शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाएगा, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। और डिस्काउंट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 53। ठीक है, अब पर कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर और सेकंड है री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कंपनी में अपना खून पसीना लगाते हैं, मतलब जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है क्योंकि वो कंपनी के बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, इस वजह से उनको डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सेकंड है री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर। जब हम शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं, उसके बाद जब उसको वापस से री इशू किया जाता है तो उस समय हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है उसका सेक्शन होता है 52। तो कंपनीज को प्रीमियम पर इशू क्यों किया जाता है? तो प्रीमियम पे मतलब कंपनी जो होती है वो शेयर्स को प्रीमियम पे तभी इशू कर पाएगी जब कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है या फिर उसकी इतनी अच्छी इमेज है कि अगर वो फालतू 2 रुपये भी मांगेगी तो शेयर होल्डर उन्हें दे देंगे। तो
तभी हम प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। तो जब भी हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो सिक्योरिटी जो प्रीमियम होता है उसका रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होता है, मतलब उसको बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है। वो 5 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए, बस इनके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को हम और कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इशू करने के लिए इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर्स को फ्री में दे देते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है उस टाइम। सेकेंड पॉइंट है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं ना तब कुछ खर्चे होते हैं कंपनी के, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, लीगल एक्सपेंसेस हो गए। ये सब कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है या सेटअप होती है तब, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर वापस से खरीद रही है तो उसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। फोर्थ है फॉर पेइंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। जब हम रिडीम करते हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को, और जब उनको प्रीमियम पर रिडीम किया जाता है तो उस प्रीमियम, ये हमारे लिए नुकसान होगा क्योंकि हम उसका रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं। 10 रुपये के लिए हमने 10 रुपये में ख़रीदे होंगे, उनको 12 पे रिडीम कर रहे हैं, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है फॉर राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब अंडर राइटर रखा है आपने कोई, तो अंडर राइटर को कमीशन देने के लिए या फिर डिस्काउंट अलाउड किया है किसी को, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ किया जाता है, और कई बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये नाम भले एक जैसे लगते हो, सिमिलर से होते हैं, बट इनका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, इनमें कोई भी सिमिलरिटी है ही नहीं। तो अपन पढ़ते हैं इनके बीच में डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ नॉट कॉल्ड अप येट। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसमें से जो अभी तक मंगाया नहीं गया उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल होती है एक तरह से। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट क्रिएटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। ये कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट होता है। अगर आपका कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ता है, और इसको डिविडेंड के लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्री, डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो आप। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज़ नहीं किया जाता है। नेचर, इट इज़ ऑप्शनल है, और ये जो है मैंडेटरी है। अगर कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएशन कैसे होता है, तो इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ अनकोल्ड कैपिटल, अनकोल्ड कैपिटल से बनाया जाता है, और इट इज़ ए क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसको कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। इसके क्या यूज़ है, यूज़ कैन बी कॉल्ड अप एट लिक्विडेशन। तो रिजर्व कैपिटल को लिक्विडेशन के समय मंगाया जाता है, कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है तब इसको मंगाया जाता है। और ये जो कम कैन बी यूज टू मीट कैपिटल लॉसेस को ख़त्म करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्लोज कहाँ होता है, तो इट इज़ नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसको यूज़ नहीं दिखाया जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और कैपिटल रिजर्व को डिस्क्लोज किया जाता है अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये पूरा हमने रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का छोटा सा हिस्सा होता है शेयर्स। ठीक है, कंपनी, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए।
तो कंपनी को जब भी पैसे चाहिए होते हैं तब कंपनी जनता को अपने शेयर्स देके उनसे पैसे ले लेती है। शेयर्स इशू क्यों किए जाते हैं? तो शेयर्स बेसिकली इसलिए इशू किए जाते हैं क्योंकि कंपनी जो होती है उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो इस वजह से कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स इशू कर देती है पब्लिक को, ताकि उनसे पैसा मिल सके और वो अपनी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। जब कंपनी जो होगी वो पैसे अर्न करेगी या प्रॉफिट कमाएगी तो उन शेयर होल्डर को भी पैसा दिया जाएगा। मैंने ये लिखा है जनता को क्या मिलता है, मतलब ठीक है पैसे चाहिए तो शेयर इशू कर दो, तो उसके बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा? तो पब्लिक को जब शेयर परचेस कर लेती है तो कंपनी शेयर होल्डर बन जाती है। तो जो मतलब पब्लिक जो होती है वो कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती है। शेयर होल्डर बन जाती है तो उनको भी राइट होता है कंपनी के प्रॉफिट में से, ठीक है। अब शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है ओनर। तो दे आर द ओनर एंड हैव राइट टू वोट। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं और कंपनी में उनको वोट का राइट होता है, राइट ऑफ वोट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो नॉट ओनर एंड डज नॉट हैविंग ए वोटिंग राइट। न तो कंपनी में ओनर होते हैं और नहीं वोट का राइट होता है प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड। तो राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड में इक्विटी शेयर के अंदर लिखा है रेजिडुअल क्लेमेंट होते हैं। मतलब रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा और नहीं बचा कुछ तो नहीं मिलेगा, रेजिडुअल होते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर हैज़ ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। कन्वर्टिबिलिटी, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? इक्विटी शेयर में। नेक्स्ट है रिडम्पशन। कंपनी कैन बाय बैक शेयर। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर मतलब अब कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है अगर उसके पास इक्विटी शेयर होते हैं तो। और प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है? इट रिडीमेबल, इफ़ रिडीमेबल देन यस। अगर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल होते हैं और एक इरिडीमेबल होते हैं। तो रिडीमेबल के केस में वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं वापस से, ठीक है। रिडीमेबल के केस में रिडम्पशन हो सकता है, पर इरिडीमेबल के केस में रिडम्पशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट इन मैनेजमेंट, क्योंकि वो ओनर होते हैं तो उनको मैनेजमेंट में राइट होता है और प्रेफरेंस शेयर को कोई भी राइट नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, मैंने यही लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर हैज़ ए टू राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में दो राइट होते हैं। सबसे पहले पेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो सबसे पहले जो पेमेंट किया जाएगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा कैपिटल का। और सेकंड जो राइट है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस दी जाएगी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड रेट से मिलता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमेशा उनके आगे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिखी हुई होती है प्रेफरेंस शेयर के आगे, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एट द रेट, है ना। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको फिक्स्ड रेट से हम डिविडेंड पे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।